नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं दक्षिण भारत के एक शानदार दौर में। एक ऐसा स्वर्ण युग जो 800 से 1200 ईस्वी के बीच फला फूला। ये वो वक्त था जब कुछ साम्राज्यों ने सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र और पत्थर पर भी अपनी हुकूमत की ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक जिंदा है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत की। फिर मिलेंगे समुद्र के बेताज बादशाह चोलों से, उनके दुश्मनों को भी जानेंगे जो जमीन पर उन्हें टक्कर दे रहे थे। और हाँ, देखेंगे कि कैसे पत्थर को तराशकर एक अमर विरासत बनाई गई। और आखिर में हम ये समझेंगे कि उस दौर की गूंज आज भी हमें क्यों सुनाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एक नया स्वर्ण युग। कल्पना कीजिए, हम सब 800 ईस्वी के दक्षिण भारत में पहुंच गए हैं। माहौल में एक अजीब सी हलचल है क्योंकि इतिहास एक नई करवट ले रहा था और बड़ी बड़ी ताकतों के उभरने का मंच, समझिए, बस तैयारी हो रहा था। उस वक्त देखिए हो क्या रहा था। पल्लवों जैसी पुरानी बड़ी बड़ी सल्तनतें अब कमजोर पड़ रही थीं। और जब कोई बड़ी ताकत गिरती है तो एक खालीपन सा आ जाता है ना, है ना? बस यही वो खालीपन था जो नए जोशीले राजाओं के लिए एक सुनहरा मौका बन गया, अपनी किस्मत आजमाने का, अपना नाम बनाने का। तो आप समझ सकते हैं, पूरा का पूरा दक्षिण भारत एक तरह से एक रणक्षेत्र, एक अखाड़ा बन चुका था। हर तरफ नए नए राजवंश उठ खड़े हो रहे थे, सब सत्ता के लिए एक दूसरे से भिड़ रहे थे। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसी उथल पुथल और खींचतान के बीच आज की जो हमारी मजबूत क्षेत्रीय पहचानें हैं, जैसे तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उनकी जड़ें गड़ी जा रही थी। अब आते हैं हमारे दूसरे अध्याय पर, और यहाँ एंट्री होती है इस कहानी के सबसे बड़े किरदारों की, चोल, यानी समुद्र के शासक। ये वो साम्राज्य था जिसे दक्षिण भारत का सबसे महान, सबसे ताकतवर नौसैनिक साम्राज्य माना जाता था। इस महान साम्राज्य की नींव रखी थी विजयालय ने 846 ईस्वी में। लेकिन इस कहानी के असली हीरो, असली सितारे तो दो लोग थे। एक थे राजराजा चोल प्रथम, एक महान निर्माता जिन्होंने तंजावुर का वो भव्य मंदिर बनवाया जो आज भी सिर उठाए खड़ा है। और दूसरे थे उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम, एक जबरदस्त विजेता जिनकी सेनाओं ने गंगा नदी को पार किया और समंदर लांघकर दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी जीत का परचम लहराया। ये बात बिल्कुल सही है कि चोल सिर्फ जमीन के राजा नहीं थे, उनका असली राज तो समंदर पर चलता था। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, उनकी बेजोड़ नेवी, उनकी नौसेना, जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो आखिर क्या थे चोल साम्राज्य के मजबूत स्तंभ? देखिए, अपनी नौसेना के दम पे तो वो दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच गए। जमीन पर उन्होंने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर जैसा अजूबा खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, चीन के साथ व्यापार के रास्ते खोले, जिससे खजाना भर गया। और इन सब के ऊपर एक इतना कमाल का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया, इतना कुशल प्रशासन के लोग सदियों तक उसकी मिसालें देते रहे। चलिए अब कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट लाते हैं। ये तीसरा अध्याय है जमीन पर मौजूद दुश्मनों का। क्योंकि देखिए, मैदान में सिर्फ चोल ही अकेले खिलाड़ी नहीं थे। दक्षिण भारत की जमीन पर और भी कई दमदार ताकतें थीं जो चोलों को चैन की सांस नहीं लेने देती थीं। और अगर सबसे बड़े दुश्मन की बात करें तो वो थे पश्चिमी चालुक्य। ये दक्कन के पठार पर राज करते थे। मतलब एक तरफ चोल जो समंदर के राजा थे और दूसरी तरफ चालुक्य जो जमीन के शेर थे। इन दोनों के बीच ऐसी जबरदस्त टक्कर थी कि लड़ाई कभी रुकी ही नहीं। और इसी दुश्मनी की वजह से इस पूरे इलाके का नक्शा, समझिए, हमेशा बदलता रहता था। अच्छा, इसी दौर में एक और राजवंश था, होयसल। और ये थोड़े अलग थे। ये अपनी तलवार से ज्यादा अपनी छेनी और हथौड़ी के लिए मशहूर थे। मतलब हो सकता है उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां ना जीती हों, लेकिन कला और साहित्य की दुनिया में उन्होंने जो कमाल किया उसे देखकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। और उनकी सबसे बड़ी पहचान, उनके मंदिरों पर की गई पत्थर की नक्काशी। अरे वो नक्काशी क्या है, जादू है। इतनी बारीक, इतनी महीन, इतनी खूबसूरत कि देखकर यकीन नहीं होता कि ये सख्त पत्थर से बनी है। ऐसा लगता है मानो किसी ने मोम को तराश कर रख दिया हो। सच कहूं तो ये उस दौर की कला का शिखर है। तो अब आते हैं चौथे अध्याय पे, पत्थर में उकेरी गई विरासत। जरा सोचिए, अगर इस पूरे युग को किसी एक चीज से पहचानना हो तो वो क्या होगी? वो होंगे यहाँ के विशाल भव्य मंदिर। ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी, ये तो शक्ति, समृद्धि और संस्कृति के जीते जागते सबूत थे। और हाँ, इसी दौर में मंदिरों में एक बहुत ही शानदार चीज जुड़ गई, गोपुरम। ये क्या थे?
ये थे मंदिरों के ऊंचे, आसमान को छूते हुए गेटवे यानी प्रवेश द्वार, और इन पर इतनी बारीक नक्काशी होती थी कि देवी देवताओं की हजारों कहानियां आपको इन्हीं दीवारों पर मिल जाएंगी। पर एक बात साफ समझ लीजिए, ये मंदिर सिर्फ भगवान के घर नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस जमाने के शहरों का दिल हुआ करते थे, उनका सेंटर पॉइंट। सोचिए, एक ही जगह पर पूजा हो रही है, बाजार लग रहे हैं, व्यापार हो रहा है, और वहीं नृत्य संगीत जैसी कलाएं भी फल फूल रही हैं। मतलब ये मंदिर ही उस समाज का पूरा जीवन चक्र थे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, एक युग की स्थायी गूंज। सवाल यह है कि इन 400 सालों ने आखिर हमें दिया क्या? वो जो विरासत छोड़ गए, उसके आज हमारे लिए क्या मायने हैं? देखिए, इस स्वर्ण युग ने आने वाले समय के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। इसी नींव पर विजयनगर जैसा विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ। इसने दक्षिण भारत की एक अलग, एक मजबूत पहचान को गढ़ा। जो व्यापार के रास्ते उन्होंने तब खोले थे और जो कला उन्होंने बनाई थी, उसकी झलक आज भी हमें वहां की जिंदगी में साफ साफ दिखाई देती है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं, जिस पर जरूर सोचिएगा कि कैसे सैकड़ों हजारों साल पुराने एक स्वर्ण युग की कामयाबियां आज भी एक पूरी संस्कृति की रगों में दौड़ती हैं।